हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी, आयकर विधि के बारे में। जैसे कि हमारा पिछली लेक्चर का ये टॉपिक था करदाता के निवास स्थान, असाइनी रेसिडेंशियल प्लेस के बारे में, जिसमें हमने व्यक्तियों के निवास स्थान के बारे में बात की थी। पहला, ऐसे लोग जो निवासी तथा भारत में साधारण निवासी नहीं, यानी कि जो भारत के निवासी हैं। दूसरा, निवासी परंतु भारत में साधारण निवासी नहीं, यानी कि ऐसे लोग जो भारत के तो निवासी हैं लेकिन वो हमेशा नहीं रहते। और तीसरे, वो जो भारत में निवासी नहीं परंतु अर्थात अनिवासी, यानी कि जो भारत के निवासी नहीं है, जैसे कि पर्यटक। आज की क्लास में हम देखेंगे संयुक्त हिंदू परिवार का निवास स्थान, फर्म अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ का निवास स्थान, कंपनी का निवास स्थान। क्या होगा जब वो टैक्स पे करेंगे, कर देंगे। पहली बात हम कर रहे हैं रेसिडेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली की, संयुक्त हिंदू परिवार के निवास स्थान के बारे में। तो संयुक्त परिवार भारत का निवासी माना जाएगा जबकि उसका नियंत्रण तथा प्रबंध पूर्णतः पूरी तरह या अंशतः थोड़ा भारत में स्थित हो। यानी कि ऐसा संयुक्त परिवार जो कि कोई ऐसा काम करता है और उसका प्रॉपर कंट्रोल भारत में हो, तो ऐसा संयुक्त परिवार भारत का निवासी माना जाएगा। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार को भारत का निवासी परंतु साधारण निवासी नहीं माना जाएगा यदि उसका प्रबंध गत वर्ष से पहले के 10 वर्षों में से 9 वर्ष तक भारत में निवासी न रहा हो, अथवा गत वर्ष से पूर्व 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक दिनों तक भारत में न रहा हो। यानी कि जो बहुत टाइम पहले तक जो भारत में नहीं थे, ऐसे संयुक्त हिंदू परिवार को भारत का निवासी परंतु साधारण निवासी नहीं माना जाएगा। यदि किसी संयुक्त हिंदू परिवार का नियंत्रण और उसके मामलों का प्रबंध पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित है, तो वह तब उसको अनिवासी माना जाएगा, यानी कि वो हमारे यहाँ का नहीं है। जो कि हमने पहले पिछली वाली क्लास में जो देखा था, ठीक वैसे की वैसे ही जो पिछली क्लास में हमने निवासियों की बात की थी, आज हम संयुक्त हिंदू परिवार की बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि कहीं कहीं पर जॉइंट फैमिली मिलकर कोई ऐसा काम करती है जिसका पूरी तरह से कंट्रोल भारत में हो और वो बहुत बढ़िया अर्न करते हों, तो वो टैक्स देंगे, टैक्स पे ही होंगे। तो उनके निवास स्थान की स्थिति ये होगी, अगर वो संयुक्त हिंदू परिवार कोई ऐसा काम करता है जिसका पूरी तरह से नियंत्रण भारत में है, तो भारत का निवासी माना जाएगा। और अगर उनका कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, भारत के बाहर है, तो वो अनिवासी माना जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगी। सुबैया चट्टियार बनाम CIT के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांतों का प्रवर्तन किया, और वो ये थे कि साधारणतः एक संयुक्त हिंदू परिवार के प्रति अनुमान किया जाता है कि वह उस समय तक भारत का एक निवासी है जब तक कि निर्धारित द्वारा यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि उस कुटुंब का नियंत्रण तथा उसके मामलों का प्रबंध भारत से पूर्णतः बाहर स्थित है। यानी कि जो टैक्स पे करने वाला है, जब तक वो ये ना बता दे कि मैं भारत से पूरी तरह बाहर था, तब तक ये मान लिया जाएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली भारत में ही निवास कर रही है। दूसरा है मामलों शब्द से यहाँ मतलब ऐसे मामले से है जो आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए संगत है और जिनका की कुछ संबंध करदाता की जाने वाली आय से है। प्रबंध और नियंत्रण की पीठिका विभाजित हो जा सकती है, और यदि स्थिति ऐसी हो तो उसका एक से अधिक आवास भी हो सकता है। यदि प्रबंध और नियंत्रण की पीठिका भारत से बाहर स्थित है पूरी तरीके से, तो फिर उस संबंध में मात्र भारत में किए गए क्रियाकलाप इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे कि प्रबंध और नियंत्रण की पीठिका के स्थान में परिवर्तन हो गया है, अथवा यह कि ऐसे प्रबंध नियंत्रण के लिए भारत में एक दूसरा केंद्र स्थापित और संचालित किया गया है, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में यहाँ बात की जो गई है वो ये है कि संयुक्त हिंदू परिवार को पूरी तरीके का तब मान लिया जाएगा जबकि वो भारत पे काम भी कर रहा है और उसका कंट्रोल भी यही है। लेकिन अगर संयुक्त हिंदू परिवार कोई ऐसा काम कर रहा है जो भारत के बाहर भी उसका कारोबार चलता है लेकिन पूरी तरह नियंत्रण भारत के अंदर है, भारत के भीतर है, तो संयुक्त हिंदू परिवार का निवास स्थान भारत कहा जाएगा और उनको उस हिसाब से टैक्स पे करना होगा। दूसरी हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ के निवास स्थान के बारे में, रेसिडेंस और फर्म और यूनियन के बारे में। फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ या समवाय भारत के एक निवासी माना जाता है जब तक कि उसका नियंत्रण प्रबंध भारत से
पूरी तरह बाहर ना हो। सेम वही वाली स्थिति जो पहले व्यक्तियों के बारे में थी, फिर संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में, कि कोई अगर फर्म बन गई है या कोई ऐसे व्यक्तियों का संघ है, अगर वो भारत के भीतर है पूरी तरीके से, तो भारत के कहे जाएंगे। फर्म या व्यक्तियों का संघ किसी गत वर्ष में भारत का निवासी कहा जाएगा, जबकि उसका नियंत्रण, उसके मामलों का प्रबंध उस वर्ष के दौरान पूरी तरह या आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा है। यदि किसी निवासी फर्म या व्यक्तियों के समवाय को इस नियम के अंतर्गत भारत का निवासी कहा जा सकता है, तब उसे साधारण निवासी की मान्यता प्रदान की जाती है। फर्म या व्यक्तियों की संघ के इस परिस्थिति में भारत का निवासी कहा जाएगा, जबकि उसका नियंत्रण प्रबंध भारत से पूर्णतः बाहर स्थित हो। तो फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघों का भी नियंत्रण पूरी तरह अगर भारत के अंदर है तो भारत के कहे जाएंगे, अन्यथा भारत के बाहर के कहे जाएंगे। फिर इसमें भी भारत में निवासी वो तब कहे जाएंगे सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 में, जबकि वो भारत के भीतर है, भारत के भीतर बने हुए हैं, और तभी उनको करदाता भारत के निवासी में माना जाएगा। और भारत में साधारण निवासी तब नहीं माना जाएगा जबकि है तो वो यहीं के। फर्म या व्यक्तियों का समुदाय भारत में साधारण निवासी करदाता की स्थिति तब होगी जब वो है यहीं के, लेकिन वो कभी आते जाते रहते हैं, तो वे या तो निवासी होते हैं या अनिवासी होते हैं। और भारत में अनिवासी पूरी तरह तब होते हैं यदि किसी फर्म या व्यक्तियों के समुदाय प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में संपूर्ण भारत के बाहर स्थित हो, तो उस फर्म या व्यक्तियों के समुदाय को उस गत वर्ष में भारत में अनिवासी करदाता माना जाएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कंपनी के निवास स्थान के बारे में कि कंपनी का निवास स्थान क्या होगा। तो सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 के अनुसार एक कंपनी को किसी गत वर्ष में भारत का निवासी कहा जाएगा, जबकि वह एक भारतीय कंपनी हो, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। उस गत वर्ष के दौरान उस कंपनी का नियंत्रण तथा प्रबंध पूर्णतः भारत में स्थित रहा हो। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय कंपनी को भारत का निवासी माना जाता है, भले ही उसका नियंत्रण तथा उसका मामला का पूरी तरह प्रबंध मैनेजमेंट आंशिक रूप से भारत से बाहर स्थित हो। किंतु भारतीय कंपनी को केवल इस दिशा में उस समय भारत का निवासी कहा जा सकता है जबकि उसका नियंत्रण और उसके मामलों का पूरी तरह मैनेजमेंट प्रबंध भारत में स्थित हो। इस प्रकार अभारतीय कंपनी को उस समय निवासी की मान्यता दी जाएगी जबकि उसका नियंत्रण, उसके मामलों का प्रबंध पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भारत से बाहर स्थित हो। इसके विपरीत भारतीय कंपनी के बारे में जो उपबंधित है कि वह सदैव भारत में निवासी कही जाएगी, चाहे उसका नियंत्रण प्रबंध पूरी तरह आंशिक रूप से भारत से बाहर कहीं अन्यत्र ही क्यों ना हो। या फिर ये भी है कि कंपनी के मामलों का नियंत्रण और उसका प्रबंध ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ की निदेशकों की बैठकें हुआ करती है, न कि वहाँ जहाँ की अंशधारियों की बैठकें होती हैं। इसका कारण यह है कि निदेशकगण ही कंपनी के मामलों का नियंत्रण और प्रबंध करते हैं। तो यहाँ कंपनी के निवास स्थान के बारे में भी वो ये बात कहना चाह रहा है, जो कि पहले की भी हमने व्यक्तियों के बारे में, संयुक्त हिंदू परिवार के और फर्म और व्यक्तियों के संघों के बारे में देखी कि कंपनी अगर भारत में स्थित है और उसका नियंत्रण, कंट्रोल सब कुछ अगर भारत में है तो भारत की कंपनी कही जाएगी और उसी हिसाब से टैक्स पे होगी और उसको कर देना होगा। परंतु अगर कोई ऐसी कंपनी जो भारत में कारोबार वगैरह करती है लेकिन उसका कंट्रोलिंग कहीं दूसरी जगह से, या वो कहीं विदेश में अगर उसको वो रजिस्टर्ड और वहाँ है लेकिन कारोबार वगैरह यहाँ करती है, तो उस हिसाब से उसके कर देने के हिसाब में थोड़ा उसके अंदर फ्लेक्सिबल किया जाएगा। तो कंपनी के बारे में भारत में अगर वो निवासी है सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 में, तो कोई कंपनी किसी गत वर्ष में भारत में निवासी तब कही जाएगी यदि वह भारतीय कंपनी है, उस गत वर्ष में उस कंपनी का प्रबंध नियंत्रण पूरी तरह भारत में स्थित है, तो वो भारतीय कंपनी है और उसको उसी हिसाब से टैक्स पे करना होगा। फिर भारत में साधारण निवासी नहीं, तो कोई कंपनी भारत में साधारण निवासी नहीं होती, वह या तो निवासी होती है या अनिवासी होती है। फिर सेम तीसरी बात, भारत में अनिवासी नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 में यदि कोई कंपनी निवासी नहीं है तो वो अनिवासी होगी, अर्थात यदि वह भारतीय कंपनी नहीं है अथवा गत वर्ष में उसका प्रबंध नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित नहीं रहा है तो वह कंपनी गत वर्ष में अनिवासी होगी कि वो हमारे यहाँ की नहीं थी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 26 भारतीय कंपनी से मतलब उससे है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कोई कंपनी है, यानी कि जो हम सेकेंड ईयर में जो हमने देखा था कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1956,
भारत में अगर वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है वो कंपनी तो भारतीय कंपनी होगी। सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई निगम, कोई भी ऐसी संस्था अथवा व्यक्तियों का समुदाय जिसको प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा एक भारतीय कंपनी मान लिया गया है। किसी कंपनी को एक भारतीय कंपनी होने के लिए उस कंपनी, निगम, संस्था या समुदाय या पंजीकृत कार्यालय भारत में स्थित होना आवश्यक है। तो जो कंपनी प्रबंध, नियंत्रण और रजिस्टर्ड भारत में होगी उसको भारतीय कंपनी कहा जाएगा। तो ये हमने बात करी आज संयुक्त हिंदू परिवार के निवास स्थान और कर देने के बारे में, फर्म अथवा व्यक्ति के अन्य संघ का निवास स्थान और कर देने के बारे में, और कंपनी का निवास स्थान और कर देने के बारे में कि कौन इन तीनों में ही संयुक्त हिंदू परिवार में फर्म या व्यक्तियों के संघ और कंपनी के निवास स्थान के बारे में कि कब वो भारत की निवासी होगी, कब वो भारत में साधारण निवासी नहीं होगी और कब वो भारत में अनिवासी होगी, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया। तो जो हमने पिछली क्लास में देखा था सेम वही है। संयुक्त हिंदू परिवार का निवास स्थान भी तब भारत में होगा जबकि वो भारत में रजिस्टर्ड होगी, भारत में काम करती होगी, भारत का ही कंट्रोल होगा, तब वो संयुक्त हिंदू परिवार भारत का निवासी होगा। अन्यथा भारत में साधारण निवासी की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाएगा या फिर भारत में अनिवासी की तरह। ठीक वैसे ही फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य संघों के निवास स्थान के बारे में भी वो भारत का निवासी तब कहे जाएंगे जब वो भारत के भीतर हैं, यहीं कारोबार वगैरह करते हैं और यहीं उनका कंट्रोल वगैरह है। और कंपनी के निवास स्थान के बारे में भी अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में ही काम करती है, भारत के बाहर अगर वो काम करती है लेकिन रजिस्टर्ड यहीं पर है, उसका मुख्यालय यहाँ है, प्रॉपर कंट्रोल यहाँ है और कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग वो पंजीकृत हो चुकी है और यहीं पे अपने समस्त कारोबार करती है, तो फिर वो भारत की कंपनी कही जाएगी और भारत की कंपनी के अनुसार ही उसको टैक्स पे करना होगा। तो ये हम निवास स्थान के बारे में बात की आज हमने। ये टॉपिक हमारा निवास स्थान का, करदाता के निवास स्थान के बारे में हमारा यहाँ पे फुल होता है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो नए किसी टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।